गुड मॉर्निंग बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग गुड टू ऑल। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए आ जाइए सब, ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। एमसीक्यूज कर रहे थे हम। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और वो कंप्लीट करके हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था बेटा एमसीक्यूज, और कुछ 15-16 एमसीक्यूज किए थे। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं। वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अभी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ही डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज को, तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। और जो भी डाउट होगा जिस भी क्वेश्चन में, आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। और उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे वहां पे कि इसमें अगर कोई डाउट है इस ऑप्शंस में कि ये वाला क्यों है ये क्यों नहीं, तो वो भी एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं तो उसमें इतनी डिस्कशन नहीं चाहिए, साफ साफ पता है यही आंसर है, तो फिर उसको तो हमने देख लिया कि चलिए ये एमसीक्यूज का ऑप्शन है, आप लोगों ने दे दिया आंसर, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जहां पे कुछ लगा कि थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको और डिटेल में जाएंगे। और फिर अभी आधे पौने घंटे हम एमसीक्यूज को डिस्कस करके ना बेटा फिर डिमांड स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारा, तो आ जाइए सब, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स हैं ही हमारे पास जो अभी कल थे यहाँ पे। सार्थक, अमन, आर्यन, ऋतु, सृष्टि, कृतिका इज न्यू स्टूडेंट, ओके। वेलकम कृतिका। करेंगे स्टार्ट। अभी ज्यादा हमारा कुछ इतना आपका नहीं छूटा है सिलेबस। अभी जस्ट हमने 2 यूनिट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ 5 से 6 टॉपिक्स थे। बेसिक जो इकोनॉमिक्स का होता है बस वही, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। अभी तो मेन आपका आना है। और हाँ बेटा, जो अभी करवाया है उसका आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। आप बोलो तो आज ही करवा देंगे उसका बैकअप, ठीक है। लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का, तो वो लेक्चर आप देख लेना। और आज तो फिर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर ही रहे हैं। बहुत कुछ तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने वो 11th-12th में पढ़ा है। माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन में जो होता है, बेसिक प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डेफिनेशन हमारी किस किस ने दी है इकोनॉमिक्स की, वो था, ठीक है। माइक्रो मैक्रो हो गया। और जो इकोनॉमिक सिस्टम में हमने पढ़ा है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उन्हीं टॉपिक के बेस हमारे एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो करेंगे बेटा स्टार्टअप। आ जाइए सब। ऋतु इज देयर, और महक, आर्यन, स्वयं सब है यहाँ पे। यस, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। सीधा आप लोग आ जाइए अपने एमसीक्यूज पे, ठीक है। एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने 16th वाले तक देख लिया था, आज 17 से स्टार्ट करना है, राइट। 17 से हमने स्टार्ट करना है। और जैसे मैं थोड़ा ना रैंडमली अभी स्टार्टिंग में पूछूंगा क्योंकि आपका होमवर्क था, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे कल, अब वो मुझे बताएंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे। और जिनका ऑप्शन सेम ना होना, वो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आप डाल देना कि हमारा ये ऑप्शन सेम नहीं है, हमें डाउट है, तो हम उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे, ओके। बाकी मैं देख रहा था कल भी मेजोरिटी जो लोग थे वो सेम एमसीक्यूज के जो आंसर्स थे ना वो दे रहे थे। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पता है, तो मुझे पता है कि मेजोरिटी एक साथ चलने वाली है, ठीक है। ओके बेटा, स्क्रीन आपको यहाँ विजिबल है ही, आप लोग के पास पीडीएफ है ही, ठीक है। हार्ड कॉपी हो, वेरी गुड। एमसीक्यूज ट्राई किया करो, अगर हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड, आप सामने बुक में ही टिक कर सकते हो। और सॉफ्ट में है तो आप ऐसा करो कि आप अपने मोबाइल में रखो क्वेश्चंस, कॉपी रखो सामने, एमसीक्यूज पढ़ो, और आपको लगता है कि इसका ये नियरेस्ट ऑप्शन है, आप चुपचाप सीधे कॉपी में लिख दो, ठीक है। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें ना रिटर्न फॉर्म में काम चलता रहता है, ओके। हाथ चलते रहना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं। वीडियो ऑन रखेंगे सब, ठीक है। एक इंटरेक्टिव सेशन चलना चाहिए हमारा, आप मुझे देख सको, मैं मुझे भी लगा कि सामने स्टूडेंट्स हैं थोड़े, तो एक अच्छा सा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। वीडियो सब ऑन कर लें। अभी एकदम मॉर्निंग में एनर्जी हाई पे एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के साथ थोड़ा सा होगा ना, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा एमसीक्यूज के साथ, सोचोगे थोड़ा सा, है ना। ट्राई करोगे आंसर्स देने की उसकी, तो थोड़ा दिमाग चलेगा, इतना बोरिंग नहीं होगा स्टार्टिंग में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, सब वीडियो ऑन कर लेंगे। ऋतु का ऑन है, सौरभ का वीडियो ऑन है, कृतिका, अमन, सार्थक, आर्यन सब वीडियो ऑन करेंगे बेटा।
इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कितना एनर्जी लेवल है आपका, कितना डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे हो। सृष्टि वीडियो ऑन करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो 17th एमसीक्यूज हमारा आज से स्टार्ट करना है, हमें 17 से कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, ठीक है। तो 17 जैसा कि आप देखो पढ़ो क्या कह रहा है ये, आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है ये कौन सी स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसमें से कौन सा टॉपिक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे आंसर्स मिलना शुरू हो चुके हैं, स्वयं का आंसर आ चुका है। ओके, ये स्वयं। ओके, ठीक ठीक जा रहे हो आप लोग, सही है एकदम। और बताइए बेटा, सब यस ठीक है। अमन, सौरभ बिल्कुल सही बात है। ऋतु, सार्थक, ट्राई कीजिए आप भी आंसर देने का। ठीक है बेटा, ऑप्शन सही है। जैसा कि आप देख सकते हो ना, पहला वाला जो है वो एक इंडस्ट्री की बात कर रहा है ना, कॉटन इंडस्ट्री की। तो भाई एक इंडस्ट्री की पर्टिकुलर बात करना, तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो गई। फिर आता है सेकंड ऑप्शन में, इफेक्ट ऑन स्टील प्राइसेस व्हेन मोर स्टील इज इम्पोर्टेड, ठीक है। तो जब ज्यादा स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है तो हम इफेक्ट देख रहे हैं कि स्टील की प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होगा। दिस इज ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द पार्ट। इकोनॉमी में सिर्फ स्टील इंडस्ट्री नहीं चलती है, सब एक इंडस्ट्री चलती है जिसको हम कलेक्टिवली बिजनेस फर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी होता है वो। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम जो है वो आपका साफ साफ दिखा रहा है, इन्फ्लेशन है बेटा। इन्फ्लेशन तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, इन्फ्लेशन तो आपको जहां पे भी दिखे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। फिर फोर्थ ऑप्शन हम देख सकते हैं बेटा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी। ये हमारा क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया, ठीक है। तो हम अपना सब्सटीट्यूट गुड्स का जो प्राइस में चेंजेस है उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं अपने गिवन कमोडिटी पे। तो ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, बिकॉज डिमांड तो हमें पता है कि उसी में आता है, ठीक है। तो साफ साफ है यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन सबका सही है जिसने भी आंसर्स दिए हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स भी ट्राई करेंगे आंसर करने का, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ अभी बेसिक्स है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन का देखिए आप लोग एक बार। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज पूछा है, तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। हो सकता है एक तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और जितना भी हमारा ऑप्शन है उसको इवैल्यूएट करके आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए हैं। बट अभी अमन वो आंसर ना जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाओ इसमें, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है इसका आंसर। अगर आप चेक करो तो आपको, यस ओजस्विनी सही है आपका, एकदम एकदम ठीक है। ट्राई करो, क्लोज जाओ, एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है ना उसके एकदम क्लोज जाने की कोशिश करो। मैंने क्या पढ़ाया था आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, अब ठीक है अमन, अब आपका एमसीक्यू ठीक है, सृष्टि करेक्ट। और बताइए, हम जब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्वयं आप कह रहे हो 18 का डी, नहीं बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपका प्रेस्क्राइब कैसे करेगा, वो तो मैंने आपको बताया था ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है। वहां तो ए और डी ऑप्शन तो है ही नहीं बेटा, डी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, वो उल्टी बात कर रहा है। पॉजिटिव को नॉर्मेटिव बता रहा है, नॉर्मेटिव को पॉजिटिव बता रहा है। मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप बी और सी को इवेल्युएट करो, ए भी हो सकता है पर क्लोज जाने की कोशिश करो। क्या बी और सी में क्लोज जाने की कोशिश करोगे तो एकदम नियरेस्ट आंसर मिलेगा जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बी क्या कह रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स बताता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो ये बताएगा कि कुछ इसमें से अच्छे भी हो सकते हैं कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो लाइक वही ना, शुड वाला कॉन्सेप्ट, एकदम ठीक है। अब आप लोग सही बोल रहे हो, बी ऑप्शन इज द नियरेस्ट ऑप्शन। नॉर्मेटिव आपका, सी और डी तो टोटली उल्टा है। सी और डी जो ऑप्शन है ना वो पॉजिटिव को नॉर्मेटिव बता रहा है, नॉर्मेटिव को पॉजिटिव बता रहा है, तो सी और डी को तो वहीं पे कट कर दो, वो एमसीक्यू का होगा ही नहीं ऑप्शन। ए और बी बचे, हो तो ए भी सकता है, ठीक है, बट बी इज मोर नियर। ए में भी सब्जेक्टिविटी है थोड़ी बहुत, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसे भी हो सकती है, यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है।
और नॉर्मेटिव में रीजंस फाइंड आउट कर रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस की। तो है सब्जेक्टिविटी, चलो पार्शियल ठीक है, पार्शियल जो है वो सही है, गलत है। तो ये बात है, ए में ना थोड़ी सब्जेक्टिविटी ज्यादा है पॉजिटिविटी। ओके ठीक है बेटा, 18th का बी ऑप्शन होगा, सबका सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 19th पे। 19 देखिए, इनमें से जो 4 स्टडी आपको दे रखे हैं ना, ये पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है। एकदम सही है सार्थक, करेक्ट ऑप्शन। अपने आप ही वो जो ऑप्शन है ना, वो अपने आप को इकोनॉमिक्स से डिफर बना रहा है। ठीक है ऋतु, आर्यन करेक्ट, अमन करेक्ट, सबका सही है बेटा। ओजस्विनी ठीक है, सृष्टि करेक्ट, सही जा रहे हो सब। इको को और दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो हमको सबको पता चल रहा है डी ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। हम कब से इको में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने लगे भाई? कैपिटल बजटिंग एक बार पढ़ते भी हैं, डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करें या शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, रिस्क एनालिसिस होता है। बिजनेस साइकिल तो पार्ट ही है इको का, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस भी करेंगे, सेपरेट यूनिट भी है बिजनेस साइकिल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, एकदम ठीक बात है, सबका सही है। ठीक है ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 20th। ठीक है, देखिए 20th क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो स्टार्ट कीजिए अपना आंसर्स देना। ओके यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आर्यन से स्टार्ट हुआ है राइट, सी ऑप्शन बोल रहे हैं आर्यन, अमन, सी। ठीक है बताओ, और बताओ भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। 20th पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव इन नेचर है। हाँ बिल्कुल, पार्शियल तो ठीक ही है ना भाई। नॉर्मेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ, नॉर्मेटिव भी है बिजनेस तो, पॉजिटिव है तो नॉर्मेटिव भी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स तो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं टूल्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, साफ साफ पता चल रहा है यही ऑप्शन गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो स्कोप, दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके बना है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो को इग्नोर तो नहीं कर सकते। जब हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था तो एक क्वेश्चन मेरा था ये कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो या मैक्रो? तो बेटा इंडिविजुअली ना ऐसा नहीं है कि माइक्रो इंपॉर्टेंट और मैक्रो को छोड़ दे, और मैक्रो पढ़ ले और माइक्रो छोड़ दे। जब कलेक्टिवली इकोनॉमिक्स की बात की जाती है तो वो माइक्रो और मैक्रो दोनों के पर्सपेक्टिव को लेके चलता है। तो सी ऑप्शन सबको पता है, ठीक है, एवरीवन इज करेक्ट हियर, सबका सही है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी वही होता है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं रिगार्डिंग अवर बिजनेस। तो बिजनेस को भी हमें यही बताता है। ठीक है 21 पे चलते हैं। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा। ठीक है 21, yes, 21, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज दे। बताइए बेटा, इसका एमसीक्यूज फाइंड आउट कीजिए जो नियरेस्ट है इसके, और बताइए कौन सा है। यस, आर्यन इज सेइंग ए और बी, बताते हैं बेटा अभी। सही है ओजस्विनी, ठीक है स्वयं। अच्छा, दो स्टूडेंट न्यू है, सर ने बताया मुझे, कृतिका और मयंक। ठीक है बेटा, आप लोग भी ट्राई कीजिए आंसर्स देने का, अभी तक बहुत बेसिक बात चल रही है। ठीक है, तो जो भी आप लोग लगता है गलत ही होगा कोई बात नहीं, ठीक किया जाएगा। आधे कॉन्सेप्ट तो यहीं पे पता चल जाएंगे आप लोगों को जब समझाया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सारे नियर हैं, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है। Economic goods are considered scarce resources because they cannot increased in quantity. They cannot increased in quantity. Quantity increase की जा सकती है, okay. Do not exist in adequate quantity to satisfy the requirement of the society. Maximum लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं, बट आप लोगों को ए और बी में कंफ्यूजन है। तो आप लोग कह रहे हो सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मुझे सी और डी किसी का ऑप्शन नहीं आया। तो सी और डी को यहाँ कट करते हैं, बिकॉज सी और डी कह क्या रहा है, आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट्स। नहीं भाई, इकोनॉमिक गुड्स जो है ना, इकोनॉमिक गुड्स का ही मतलब है कि
प्रॉफिट मोटिव पहले और सोशल वेलफेयर बाद में। तो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई तो किया ही जाएगा, पर साथ के साथ प्रॉफिट भी देखा जाएगा। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू योर मनी, ठीक है। तो सी तो नहीं हो सकता। आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, नहीं भाई, सिर्फ मैन मेड गुड्स तक तो लिमिटेड नहीं है, कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं इकोनॉमिक गुड्स में। तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं है। अब आप लोग कंफ्यूज हो ए और बी में, ठीक है। तो जो लोग बी बोल रहे हैं ना, दैट इज द क्लोज आंसर, ठीक है, वो उनका ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू जो ए बोल रहे हैं। अब आप बेटा खुद देखो, इकोनॉमिक गुड्स जो है, मैंने आपको बताया था स्कैर्स क्यों बताया जाता है। गुड्स कैसा भी हो, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, ठीक है, उसकी स्कैरसिटी क्यों है? क्योंकि वो एक तरीके से प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर हम रिसोर्स की वेस्टेज कम करें, ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कम करें और हम सेव ज्यादा करें, सस्टेनेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन ना इज लाइक सब्जेक्टिव, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे मोस्टली हो सकता है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है। बट स्कैरसिटी क्यों होती है? इसीलिए तो होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ऑप्टिमम लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो एडिक्वेट क्वांटिटी लिमिटेड ही हो गया ना, और हमें उसी लिमिटेड क्वांटिटी में से सेटिस्फाई करना है ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को। तो बी ऑप्शन इज मच नियरर, ठीक है। बी ऑप्शन ज्यादा क्लोज है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। 22 पे देखते हैं। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, बहुत नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। प्राइवेट इकोनॉमी मैंने आपको बताया ही था वो नाम उसका, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो उसको अपना नाम मिला ही है। चाहे तो आप उसका थर्ड नेम भी नोट कर सकते हो, जहां पे आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिखा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो 22 का आप मुझे ऑप्शंस बताइए। मैंने आपको बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मान लो हम गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करें, वो कौन डिटरमाइन करता है? अमन सेइंग टू ऑप्शंस, तो एक सही है अमन, ठीक है, एक गलत है। देखो बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, सब आप सब सही बोल रहे हो, सृष्टि करेक्ट, आर्यन करेक्ट। बी वाला तो नहीं है, बी वाला आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो डिसाइड करती है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे और उससे क्या प्राइसेस रखेंगे। बी ऑप्शन हटाओ। डी क्या कह रहा है? द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स, नहीं, लेवल ऑफ प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करता एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंस्टेड प्रॉफिट डिपेंड करेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। करेक्ट कृतिका, सही है आपका एकदम। ए भी वही है, वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स, बट वोटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। कभी भी आपने ऐसा सुना है प्रोडक्शन किया जा रहा है वोटिंग बेसिस पे? नहीं, होता तो कंज्यूमर्स ही है, बट कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एकदम स्वयं। सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालाइज किया जाता है। अजय, ठीक है, कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालाइज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि डिमांड जो है मार्केट में किस गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा है, उसी की प्रोडक्शन फिर ज्यादा हो, ठीक है। वोटिंग नहीं किया जाता, बस एनालाइज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे 23rd पे, चलिए, सिंपल है ये तो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बताइए बेटा। थोड़ा सा इसमें आप लोग कंफ्यूज, ओजस्विनी ठीक है एकदम। देखते हैं पहले तो ऑप्शन कैसे आप लोग दे रहे हो, तभी पता चलेगा ना कंफ्यूजन है या नहीं है। अगर मैक्सिमम लोग सेम आंसर बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप लोगों को ये पूरा क्लियर है। वेरी गुड, डी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, सही है एकदम करेक्ट। यहाँ आईपैड लिखा है बेटा, मुझे नाम नहीं पता, आपका नाम जरा मेंशन कर देना, ये आईपैड जिसका भी है, ठीक है। यस, बी, अमन आप बोल रहे हो बी, हाँ समझ नहीं आया ना ये आपको, ठीक है। ओके मयंक, आप हो, ठीक है। यस, ठीक है बच्चे, आप लोग कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एलोकेट कैसे करती है रिसोर्सेज को, किस बेसिस पे? तो रिसोर्सेज को जब हम एलोकेट करते हैं तो कभी भी हम डिमांड जो है ना बेटा वो गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से देखी जाती है, ठीक है? कि अभी रिसोर्सेज को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज को एलोकेट करना मतलब हम किस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, ठीक है? तो वो डिमांड नहीं देखेगा, डिमांड बताएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज कौन से बनाने। रिसोर्स एलोकेट करने के लिए डिमांड जरूरी नहीं है नॉर सप्लाई भी जरूरी नहीं है, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई तो उसका कंपोनेंट है ही नहीं। हम एफिशिएंसी एक बार को देख भी सकते हैं कि चलो कि देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो हमें एफिशिएंट बनने की जरूरत है। पर वो तो आप तब बनोगे ना जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ठीक है? वो तो बात की बात रही। पर प्राइसेस जो है ना, प्राइसेस आपको बताएगा किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करने हैं, मतलब कि डिपेंड करेगा कि ये रिसोर्सेज आपको किस प्राइसेस पे अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ाया था, ठीक है? हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा हमने दो चीज देखी थी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दो तरीके के थे, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, ठीक है? कैपिटल वो जिसमें हम ज्यादा कैपिटल गुड्स का यूज करेंगे और लेबर में हम ज्यादा लेबर का यूज करके गुड्स को बनाएंगे, ठीक है? उसी के साथ मैंने आपको वहां पे नोट में लिखवाया था। नोट में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि टेक्निक्स हो या टेक्निक्स को हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं और उसी को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, टेक्निक्स हो या रिसोर्सेज हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है? तो वो डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी पे और उसके प्राइसेस पे। मैंने आपको लिखवाया था ना, रिलेटिव प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज will decide which technique will be used in the process of production, ठीक है? तो प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, क्योंकि पता नहीं ना कि मतलब किस प्राइसेस पे हमें क्या अवेलेबल है, हम अफोर्ड कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम अपने कंपनी में 50 लेबर को जगह दे पाएंगे कि नहीं, इतने वेजेस, क्या हम इतना वेजेस पे करने में कैपेबल हैं? तभी तो हम उस रिसोर्सेज को चूज करेंगे, ठीक है? तो 23rd जो है वो आपका डी ऑप्शन है। अब तो कोई डाउट नहीं है 23rd में? आई जस्ट होप ये आपका डाउट ना रहा हो 23rd, ठीक है? 24th एक बार देख लो, इसका सेकंड पेज आ जाता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो चलो 24th का। यस, 24th वाला जो एमसीक्यू है वो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम को की हेल्प से अगर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें तो इनमें से कौन सा एक हमारा डिसएडवांटेजेस हो सकता है? मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? यस, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट ऑप्शन। अमन ठीक है, आर्यन ठीक है आपका। हमने इसकी बात करी थी जब हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी डिस्कस किया था। बी वाला अगर हम देखें तो पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, ऐसा नहीं है, ओके? पीपल को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। तभी तो कंज्यूमर को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी है कि आप बताओ किसकी डिमांड ज्यादा है, हम वही प्रोड्यूस करेंगे। तो बी ऑप्शन इज नॉट अ डिसएडवांटेज इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। सी क्या कह रहा है? मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड। भाई ऐसा तो है ही नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो काम ही इसलिए कराया जाता है, जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। तो जितना इनिशिएटिव लोगे, जितना काम करोगे, रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलेगा, वो तो प्रॉफिट पे ही वर्क करता है। एंड डी ऑप्शन तो पूरा गलत है, प्रॉफिट्स विल टेंड टू बी लो, फिर तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का नाम ही क्या रह गया? वो तो काम ही करती है प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट उसमें लो नहीं होते, प्रॉफिट अर्निंग हायर प्रॉफिट इज ओनली द मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ए ऑप्शन इज द डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना, वो रिसोर्सेज को इतना बुरी तरीके से यूटिलाइज करने लग जाती है, इतना एक्सेस में यूटिलाइज करने लग जाती है, और प्रॉफिट भी, इनकम भी ऐसे एलोकेट करती है कि इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम कर रही है, जो लोग कैपेबल है, जो लोग रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे से उनकी इनकम होगी। और जो लोग काम नहीं कर सकते, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग अनस्किल्ड हैं, उनको वो काम नहीं देते, ठीक है? तो वो लोग तो रह गए फिर अनएम्प्लॉयड, उनके पास तो इनकम रही ही नहीं। तो यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है, यहाँ पे लोगों को अपनी एक कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इनकम जो है वो बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड सबने सही बताया है, सबका ठीक है। 25th पे आते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू फ्री मार्केट इकोनॉमी? यस, आर्यन इज सेइंग बी और डी, दो में कंफ्यूजन है आपको, ठीक है बताते हैं अभी। 25th का एक ऑप्शन ठीक है आपका आर्यन, उसमें से बी और डी में से स्वयं ठीक है। ठीक है आर्यन, ठीक है, समझ आ गया ना आपको? ठीक है। यस, बाकी बच्चे अमन ठीक है एकदम। बाकी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, क्या कह रहा है, मार्केट इकोनॉमी में कौन सा स्टेटमेंट फिट नहीं बैठ रहा है, अप्लाई नहीं किया जाएगा। फर्म्स डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, बिल्कुल फर्म से डिसाइड करती है हमें क्या बनाना है और किस तरीके के लोगों के लिए बनाना है। ठीक है, अजय इज सेइंग सी। ओके, देखते हैं बेटा, वैसे गलत है अजय। फर्म्स एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये तो करेक्ट है पूरा, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है मार्केट इकोनॉमी। सी, हाउसहोल्ड्स डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर हूम एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स। ठीक है, हाउसहोल्ड से डिसाइड करती हैं कि फर्म्स में हमें किस लोगों को काम करना है और हम अपनी इनकम से क्या क्या खरीद सकते हैं। यार हाउसहोल्ड्स के पास तो उनके पूरी इतना वो ऑप्शन है ना कि हम क्या खरीद सकते हैं मार्केट में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। वहां फर्म्स की बात नहीं की जा रही है बेटा, ठीक है, हाउसहोल्ड के परस्पेक्टिव से सोचा जा रहा है। तो हाउस होल्ड के पास पूरी चॉइस है कि वो इनकम कहाँ स्पेंड करना चाहता है, ऑप्शंस भी है उसके पास। ठीक है, कृतिका करेक्ट है बेटा। तो 25th का जैसे आप लोगों ने बताया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज डी ऑप्शन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेस। साफ साफ पता चल रहा है डी ऑप्शन गलत है, गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन ही नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बन गई प्राइमरी फोर्सेस? ओके, हमेशा क्लोज जाया करो नियरेस्ट ऑप्शंस की। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, या तो ये होता है कि हमें पता है भाई यही ऑप्शन है, वी आर कॉन्फिडेंट, तो हमने उस पर टिक कर दिया। फिर जब कंफ्यूजन होता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट जाने, हमें क्या पढ़ाया गया था, हमने क्या लिखा था, क्या हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो टोटली इट इज गिवन हियर कि गवर्नमेंट जहां पे वर्ड आ गया फ्री मार्केट इकोनॉमी में, चुपचाप से वही ऑप्शन कर दो अगर डिसएडवांटेज में पूछा जाए, या फिर पूछा जाए नॉट एप्लीकेबल। तो सबका ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 से देखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, फिर डिमांड स्टार्ट कर लेना है आज। ठीक है, बताओ बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सिंपल है, ये तो सब बता देंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है एकदम, ओजस्विनी स्वयं ठीक है, सब बताएंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है भाई? मिक्स्ड मतलब मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है कृतिका, अमन ठीक है, सब देंगे आंसर्स। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। तो सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट है ना, क्योंकि पार्टली इज गिवन बाय द स्टेट दैट इज गवर्नमेंट एंड पार्टली डिसीजंस आर टेकिंग बाय द प्राइवेट। ऋतु के आंसर्स आने बंद हो गए हैं, सार्थक रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या हो गया बेटा? ये तो सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, 26 सिंपल था, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 27 पे आते हैं सीधा। सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, बताइए क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बताया गया ये तो। ओके, स्वयं दो ऑप्शन दे रहे हो आप? ओके, थोड़ा मतलब आपको ये है कि दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कृतिका इज सेइंग डी, डी स्वयं इज सेइंग डी। ठीक है बेटा, डी ऑप्शंस जो भी दे रहे हैं ठीक है, क्योंकि हमने खुद बात की है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स और अच्छा ठीक है, गलती से हो गया टाइप। ठीक है, सब सही जा रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग राइट आंसर। मैंने तो आपको बताया ही था, बेसिक प्रॉब्लम बोलो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलो, या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलो, तीनों एक ही बात होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है।
और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि हम रिसोर्सेज जो स्कैर्स नेचर के हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाए, साफ साफ पता चल रहा है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हिंट दे देते हैं ऑप्शन तो यही होगा। अगर बच्चा एक बार वो कंफ्यूज है ना कि मतलब यार क्या मतलब इसमें लिखें, तो इतना ज्यादा डिटेल इतना हाईलाइटेड होता है ना कि वो टिक कर देते हैं, वहां तो तुक्का भी नहीं, मतलब यही है, यही ठीक है ऑप्शन। तो दैट इज करेक्ट, डी ऑप्शन ही दिख रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है उसमें। तो ए वाला तो हमने कहीं देखा ही नहीं अभी। बी वाले की बात हमने ये नहीं देखा कि प्रोडक्शन एफिशिएंट मैनर में किया जाए, हमने देखा है रिसोर्सेज यूटिलाइज किया जाए एफिशिएंट मैनर में। सी वाला कहीं बात ही नहीं किया अभी हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में। 28 स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 28 सिंपल है, बहुत सिंपल है सब। अमन डी बोल रहे हो? बेटा होस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर, नहीं डी ऑप्शन नहीं होगा, अमन डी नहीं है। हाँ सर वो गलती से हो गया बीता। यार पता नहीं चलता मुझे, ठीक है, और मुझे तो ये लग रहा है डी ऑप्शन बोल रहे हो तो आपको लग रहा है वही है। ओके, डी का उल्टा इज बी, ओके लाइक दिस बी, फाइन। ओके, बी ऑप्शन सही बात है। कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज करेंगे? जो इकोनॉमी के पास कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, यही तो बताया है कैपिटल और लेबर में। लेबर वो यूज करेंगे जिनके पास लेबर रिसोर्सेज ज्यादा है, और कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी वो होगी जिसके पास कैपिटल का रिसोर्सेज ज्यादा है और लेबर के कम है। और कैपिटल का रिसोर्स ज्यादा होने का मतलब भी यही है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी अफोर्ड कर पा रही है, दैट मीन्स उसके प्राइसेस क्या है, अफोर्डेबल है, ठीक है। बेटा वीडियो ऑन करो, कुछ लोग ऐसे हैं ना, स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका स्टार्टिंग में रिप्लाई कर रहे थे, आंसर्स दे रहे थे, बट अभी नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो यही समझू ना कि आप लोग लॉग इन करके चले गए हैं। ओके, रिप्लाई करो, आंसर्स दो, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, यहाँ पे जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और मुझे भी लगता है लाइक मेरे लिए ऑन कर लो, ठीक है, स्टूडेंट्स रहते हैं सामने, मुझे भी दिखता है। ओके आगे बढ़ते हैं, 28 के बाद 29 पे। यस, लेट्स स्टार्ट। 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंटर, सिंपल है, बहुत सिंपल, सबका आंसर आ जाना चाहिए। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा तभी आप लोगों के जहन में बिठा दिया जाता है, तीन ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, अब नाम आप लोगों को पता ही है। चलो सब आंसर करो, सबका ठीक जा रहा है, सब देंगे इसका आंसर, तो कोई नहीं छूटना चाहिए। ठीक है स्वयं, ठीक है अमन, ऋतु करेक्ट, यस सार्थक एकदम ठीक है। सौरभ सी बता रहे हो आप? नहीं सौरभ सी नहीं होगा। सर बाय मिस्टेक हो गया वो। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। कृतिका ये मैं मिस्टेक समझूं क्या, डी वाला ऑप्शन? डी ऑप्शन नहीं है बेटा, फोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स में तो डी इज द ऑप्शन है, हाउ टू प्रोड्यूस होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। तीन ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom में मतलब हु कंज्यूम्स व्हाट, वही आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन की बात नहीं करते हम बेसिक प्रॉब्लम्स में। व्हेन कब बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, कभी भी बना लो। ओके 29 सिंपल था, 38 पे आ जाओ। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स विल लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, बताओ बेटा इसका क्या होगा, सिंपल है ये भी। ऐसा कौन सा गुड है जिसका प्रोडक्शन हम ज्यादा करें तो उसकी हेल्प से फ्यूचर में प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा? सब सही बोल रहे हैं, ठीक है, स्वयं ठीक, अमन ठीक, ऋतु ठीक, ओजस्विनी एकदम सही है। यस सार्थक, कृतिका, मयंक, अजय, बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? वो गुड्स जिसकी प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा करते हैं तो वो हमें फ्यूचर में बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ना ज्यादा कर सकता है, ठीक है, या किसी की भी प्रोडक्शन हो, इसकी प्रोडक्शन अगर ज्यादा करते हैं तो आगे आने वाले जो है ना प्रोडक्शन वो अल्टीमेटली ज्यादा होगा ही होगा।
सबका ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सौरभ एक क्यों? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बेटा कंज्यूमर गुड्स को तो आप चाहे प्रेजेंट में प्रोड्यूस करो चाहे फ्यूचर में प्रोड्यूस करो, अल्टीमेटली ऐसा है कि गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे। पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जब खुद तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं, पर वो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस होने में ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। अब कंज्यूमर गुड्स में चाहे आज बनाऊं चाहे फ्यूचर में बनाऊं, जो मैं आज बना रहा हूँ वही मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? बेसिक नेसेसिटीज है ना, तो उसकी डिमांड तो इन प्रेजेंट भी हाई रहेगी, इन फ्यूचर भी हाई रहेगी। पर कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो मशीन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप मशीन बनाओ ज्यादा, मशीन की प्रोडक्शन करो, तो मशीन तो हेल्प करेगा ना आपको कंज्यूमर गुड्स भी बनाने में। इवन एग्रीकल्चरल गुड्स बनाने में भी मशीन हेल्प करेगा। आप लोग फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स यूज करोगे। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज, ठीक है, योर एसेट्स। तो द नियरेस्ट ऑप्शन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स खुद तो बनता ही बनता है और उसकी हेल्प से कंज्यूमर गुड्स और बाकी गुड्स भी बनते हैं। ओके, तो यही वो एक ऐसा गुड्स है जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा करे तो इन फ्यूचर बाकी गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा ही होंगे। आगे बढ़ते हैं 31st पे। सिंपल है यार ये भी, 31। बताओ। ठीक है स्वयं, ओजस्विनी करेक्ट। अजय ठीक है। ठीक है अमन, करेक्ट ऑप्शन। सब बताएंगे इसका। 31 में ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है सौरभ, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स? फर्स्ट लाइन यही लिखवाई थी जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम किया था। ठीक है ऋतु, साफ साफ पता चल रहा है ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कंट्रोल की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। यस, ठीक है बेटा, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही होती है। ठीक है, करेक्ट कृतिका, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ 32। जल्दी जल्दी करेंगे। स्वयं इज सेइंग बी। ठीक है, जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं 32 का करेक्ट है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है कृतिका, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी ही नहीं बात करता बल्कि पूरी इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स की बात करता है। नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, साफ पता चल रहा है यहाँ पे। तो जो लोग भी बी बोल रहे हैं, वेरी करेक्ट, सबका सही है। नो एकदम नियरेस्ट है, सामने देख के ही पता चल रहा है एमसीक्यू का आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 भी सिंपल है, अभी बात कर ली हमने कितनी बार, तो 33 की। सी नहीं होगा अमन, जो लोग बी बोल रहे हैं उनका सही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है कृतिका, ऋतु करेक्ट, सार्थक, अजय, आप लोग क्या क्या कहना है इसका? 31st कर रहे थे ना हम? 32, 32 और 33 देख रहे थे, यस। यस, बाकी स्टूडेंट्स 33 का आपका क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। बेटा फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब किसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। लाइक मतलब यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज। बी कैपिटलिज्म, ठीक है, रिसोर्सेज अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आपको इंटरवीन नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बी एकदम ठीक बात है, कैपिटलिज्म ही होगा। वैसे एक बात बताऊं, सोशलिज्म में भी एक एस्पेक्ट होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस का। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब ये कि आपको बस फ्रीडम इस चीज की है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना उसमें से आप चूज कर लो। ठीक है, पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम हर एक चीज की है, गुड्स एंड सर्विसेज चूज करने की, प्रोडक्शन करने की, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, तो मोर नियर जो है वो कैपिटलिस्ट है। 34th, exploitation and inequality are minimal under। ओके, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी इन चारों इकोनॉमी में से किसमें कम होता है?
स्वयं इज सेइंग ठीक है, ठीक है बेटा, स्वयं ठीक है। बाकी लोग बताएं 34th का क्या लगता है आप लोग को, एक्सप्लॉइटेशन किस इकोनॉमी में कम होती है और इनइक्वालिटी भी कम होगी? ठीक है अमन, करेक्ट। ओके ठीक है अजय, ऋतु, कृतिका, सार्थक, सब बताएं ए ठीक है। यस, सोशलिज्म इकोनॉमी ऐसी है, ज्यादा किसमें होता है, ज्यादा आपका कैपिटलिज्म में होता है, ठीक है, क्योंकि यू आर फ्री टू यूज योर रिसोर्सेज इन योर ओन वे। एक्सप्लॉयटेशन करते ही हो आप उसमें, मैंने आपको बताया था ना, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो भाई, तो फिर तुम रिसोर्सेज को क्या ही देखोगे, तुम तो पैसा देखोगे ना। ठीक है सार्थक। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, राइट। तो गवर्नमेंट के अंडर है तो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश यही करती है कि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो, ठीक है, और इनकम इनइक्वालिटी भी कम हो। तभी तो सरकार इतनी सारी योजनाएं निकालती है कि जो लोग काम नहीं कर सकते हैं उनको इतने दिन के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से उनको वेतन दिया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है। 35th पे आते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि कौन सी इकोनॉमी में जो है वो प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली जो होता है ना, जहां पे डिटरमाइन किए जाएंगे वही होगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस का मतलब क्या है? वेरी गुड, ठीक है स्वयं, अमन ठीक है, सार्थक ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस हमने देखा था, वेरी गुड स्वयं ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था ना, प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो आपका किसमें था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो 35 का आपका जो ऑप्शन है वो सी है, बिकॉज प्राइसेस जो डिटरमाइन किया जा रहा है वो गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी अपॉइंट कर रखी है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 इज सी। 36 की बात करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, 10 ही एमसीक्यूज अब बाकी है, ठीक है। यस 36। हाँ, हम 36 पे थे ना। ये रहा, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मीन्स, बताइए क्या होता है? स्वयं इज सेइंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है बेटा, आप वो ऑप्शन बताते जाओ मुझे ऐसे डायरेक्टली, लिमिटेड रिसोर्सेज ना कई कई जगह लिखे रहते हैं, तो ओके यू आर सेइंग इट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेजोरिटी लोग अभी ठीक जा रहे हैं, स्वयं ठीक है, अमन ठीक है, बाकी लोग बताएं क्या होता है इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब। ऋतु ठीक है। बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंज्यूमर जो है डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश। तो भाई इकोनॉमिक्स ना ये नहीं बात करता है कि कंज्यूमर का क्या वो है, कि मतलब उसको कैपेसिटी है कि नहीं है, कि जो जितना खरीद सकता है या नहीं कर सकता, बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ये बात ही नहीं करता, ठीक है। सबका सही जा रहा है ऑप्शन। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम सेंट्रल प्रॉब्लम में क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे, हाँ ठीक है, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये रीजन हो सकता है पर मतलब तो नहीं हो सकता। मतलब क्या था सेंट्रल प्रॉब्लम का, यही था कि ठीक है भाई, अगर रिसोर्सेज स्कैर्सिटी है तो इस तरीके से यूज करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिल जाए, ठीक है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के हेल्प से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो जिसने भी, वैसे तो सबने ए ऑप्शन ही बोला है, तो ए ऑप्शन जिन्होंने बोला है एकदम ठीक है, ठीक है। अच्छा 37th पे आ गए हैं हम, जो मैंने आपको लिखवाया था, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब सब आप सबको पता होगा 37 का, तो गलत है 37 का जो आप लोग बोल रहे हो ना एक लाइन से। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, जो ऑप्शन मिले हैं ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मार्शल और उनके बीच में, रॉबिन्स का। मार्शल तो अपनी वेलफेयर के है ना, राइट।
रॉबिन्सन थे, लियोनेल रॉबिन्सन, जिन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, राइट। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बोला है करेक्ट है। ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था इसमें, राइट। 38 का बताइए। ये सबको पता होगा, 38 भी सबको पता होगा। चलो 38 का आंसर अप्लाई करो, सिंपल। ठीक है, सबका ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किन्होंने दी थी? वो दी थी फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ने। ठीक है, तो जिनको पता है कि फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, वही ऑप्शन है इसका भी। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। एडम स्मिथ ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, और उन्होंने ही अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमी जो है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाए, इन दिस वे ओनली वो डेवलप्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ की थ्योरी थी ये। लेट्स डिस्कस 39। ठीक है, 39 इसमें से कौन सा ऐसा फीचर जो है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है? वेरी गुड, ठीक है कृतिका, ठीक है। 39 का जो आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है अमन, करेक्ट। साफ पता चल रहा है, सबका सही है, वेरी गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में साफ पता चल रहा है भाई, सबका ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, ऐसा होता ही नहीं है। ये मोटिव होता ही नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, उसका तो प्रॉफिट मोटिव ही है। सबका ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41, बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही है ना? 40, एक मिनट। यस, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? स्वयं गलत है 40। 40 आप, अच्छा हम 40 पढ़े थे ना, देर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, एकदम स्वयं ठीक है। मैं 41 देख रहा था। ठीक है सबका। यस, सोचो सोचो क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक स्टडी? रीजन तो वही है, दो तीन। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो जो लोग भी बोल रहे हैं ऑप्शन डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका जो है बोथ है हमारा बी एंड सी। बोथ ए एंड बी। ओके, ठीक है। 41 की बात कर लिया। 41 में क्या है, इकोनॉमिक स्टडी का बेनिफिट क्या हो सकता है? ध्यान से इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोग, ठीक है। पहले वो छांटो जो नहीं हो सकता है, उनको हटाओ। ऑलमोस्ट एक ही बात की जा रही है इसमें, बहुत क्लोज ले आया है आपको। 41 का बताओ मुझे। पढ़ो एक बार, समझो उसको। ठीक है अमन, वेरी गुड। हाँ मतलब चारों में प्रॉब्लम की बात कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि कहीं पे सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। कहीं कहीं पे सोल्यूशंस भी हैं। कहीं पे सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, कहीं पे उसको एग्जामिन करने की बात कर रहा है। एग्जामिन मतलब स्टडी करना। तो कहीं पे बोल रहा है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन दे देगा आपको इकोनॉमिक स्टडी। अमन ठीक था आपका। अभी तक मुझे एक बच्चे का आंसर आया है, वो ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? ऑप्शन तो एक बार आप देखो, बताओ मुझे, गलती होगा कोई बात नहीं, फिर डिस्कस करेंगे। यस, लगाओ तुक्के भाई। यहाँ तो लगा सकते हो एक बार को। पेपर में मत लगाना, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी फिर। ठीक है, मैक्सिमम लोग ठीक बोल रहे हैं। अभी जो ऊपर जिसने भी बी ऑप्शन बोला था ना, बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। अजय ठीक है, कृतिका ठीक है, ऋतु आपका भी ठीक था, आपने शायद सी बोला था। तो ठीक है, जो लोग सी बोल रहे हैं ना उनका ठीक है।
देखो ए ऑप्शन जो है, इट इंश्योर्स दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड। ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक स्टडी हम इसलिए नहीं करते कि इसकी वजह से बेनिफिट हमें मिल रहा है। बेनिफिट ऐसा कब से मिल जाएगा कि भाई तुम सारे प्रॉब्लम को एकदम एप्रोप्रिएटली टैकल कर लोगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो हमें इकोनॉमिक स्टडी कॉन्टिन्यूस रखनी ही नहीं पड़ेगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ऐसे है ना जिसका सोल्यूशंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ए ऑप्शन हटाओ। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। हाँ, हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है एक तरीके से कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, बट सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही तो एक बेनिफिट नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो हम और आगे जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई जब हमने कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपको यही कह रहा है, इट एनेबल टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। ये भी तो देखो कितना सही बात बोल रहा है। सही तरीके से प्रॉब्लम को पढ़ना, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इकोनॉमिक स्टडी का। देन डी वाला जो है ना, वो तो नहीं हो सकता बेटा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रह ही ना जाए। ठीक है, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमें सारे प्रॉब्लम के मिल गए हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से जैसे प्रॉब्लम आ रही है हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशन फिट बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। ठीक है, डिमांड अगर ज्यादा हो रही है तो हमेशा यही एक सॉल्यूशन नहीं कि प्राइसेस बढ़ा दिए जाए। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन का भी तो खतरा है ना उससे ज्यादा। तो आप कॉन्टिन्यूसली तो आप इस चीज का यूज नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, अवेलेबिलिटी कम कर दिया जाए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशंस बहुत सारे मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कैसी है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बोला है इज वेरी ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 5 मिनट में खत्म करेंगे अब। ठीक है, आधे घंटे डिस्कशन भी तो हो डिमांड का। 41 हो गया, चार पांच क्वेश्चन रह गए, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 42, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ही होता है बेटा। ठीक है, ओके, स्वयं, यस, ठीक है, स्वयं ठीक है। ठीक है अमन, साफ पता चल रहा है। एक होता है ना कि हमें एक गट फीलिंग आ जाती है अंदर से कि इसका आंसर तो यही होगा, भले पता हो या नहीं पता हो। तो जिसको भी लग रहा है कि ये होगा, चुपचाप बता दो ये होगा। ठीक है, यस, सब सही जा रहे हैं। ठीक है अजय, सोचो नहीं, वही है ये ऑप्शन। ठीक है, साफ पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन है 42 का। ठीक है कृतिका, करेक्ट। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे ना बेटा, सबको तो सब कुछ पता नहीं होता है, ये सब कुछ हमें पेपर में ध्यान ही रहे ये भी जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें हमें पता चल रहा है कि चलो पता नहीं है, बट इसका एमसीक्यू कितना अप्रोप्रिएट यही है, तो हम उस पर टिक कर देंगे। और होता भी है, हर एक ट्रिक आजमाए जाते हैं जब एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है तो। बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ नहीं पता होता है, बहुत कुछ हमें लगता है यही एमसीक्यू का ऑप्शन होगा, हम कर देते हैं। कहीं पे नेगेटिव मार्किंग भी चल जाती है क्योंकि हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट किए जाते हैं, बट कोशिश ये किया करो कि नेगेटिव मार्किंग कम हो। ठीक है, तुक्के कम लगाया करो, क्योंकि इससे आप लोग ना अपने जो पॉजिटिव आ रहे होंगे ना नंबर, उनको भी खो दोगे। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 43 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा, स्वयं ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है कृतिका, अमन ठीक है एकदम। 43 का सब बताएंगे, अब सिंपल सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी वही होती है जो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करता है, जो यहाँ पे बता रहा है पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर फर्म। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी वो होती है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करता है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात करता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही ठीक है यहाँ पे, तो बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, सबका ठीक है। सीधे आ जाओ 44 पे और बताओ, ये जो मिस्टर सतीश है, ये जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, वो जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये कौन सी स्टडी में आएगा? अब 44 का आंसर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, करेक्ट कृतिका, ठीक है।
बताइए। मिस्टर सतीश क्या कह रहे हैं, हायर्ड कर रहे हैं बिजनेस कंसल्टेंट ताकि वो उनको गाइड कर सके उनके बिजनेस के ग्रोथ होने में। ठीक है स्वयं, ठीक है अमन। कंसल्टेंट फैक्ट्री पे पहुंचते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने स्टाफ अपॉइंटमेंट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। द वे यू आर रिक्रूटिंग योर स्टाफ ना, उसमें कुछ चेंजेस करिए, लोन अवेलेबिलिटी में चेंजेस कीजिए, ठीक है, और बाकी भी प्रॉब्लम्स में, बाकी भी डिसीजंस में। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर बिजनेस को, एक दूसरा पर्टिकुलर पर्सन जब एक तरीके से उसको एडवाइस दे रहा है ऑन दिस दिस एंड दिस मैटर, ठीक है, सिलेक्टिव मैटर्स पे, तो वो हमारा साफ साफ पता चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है सबका। ठीक है 45। सार्थक बीच में आपका बंद हो जाता है ऑप्शन, रिप्लाई करना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो लोग रेगुलर होते हैं वो लोग तो करें ना, कम से कम एंटरटेन रखो अपने आप को। ओके 45th, 45th स्वयं, ठीक है, साफ पता चल रहा है। इसका भी जल्दी बता दो यार, लास्ट वाला भी कर लेते हैं फिर 40, पहले 45th का सब बता दो, ठीक है, 1 मिनट। फिर हम लास्ट वाला भी कर लेंगे। लास्ट वाला शायद एक बार आप लोग सोचो, क्योंकि मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं था, ठीक है। वैसे इतने दूसरे नाम होते हैं ना हर एक कॉन्सेप्ट के, कुछ चीजें रह जाती हैं, फिर कोई नहीं, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब वो कवर हो जाता है। मेजोरिटी बोल रही है बी ऑप्शन फॉर दी 45th। सही बात है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे, 46। 46 बताओ, कमांड इकोनॉमी किसको बोला जाता है? वैसे मैंने लिखवाया नहीं था बेटा कमांड इकोनॉमी, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, आप लोगों में से किसी को पता है तो बताओ। कमांड इकोनॉमी एक बार मैं आप लोगों से तो सुनू ना, कि चलो मेरे बताने से पहले कितने लोगों को पता है। ठीक है, वेरी गुड, सही है, मतलब पता था, वेरी गुड। और जिनको नहीं पता वो लोग ऑप्शन मार्क कर लें। कमांड इकोनॉमी जो है ना, हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम आ जाता है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और कमांड इकोनॉमी दोनों बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी भी होता है आपका, किसी भी नाम से जानो इसको, बट कमांड थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो कमांड इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मार्क कर लेना इस चीज को बच्चे, और यहाँ पे आके हमारे एमसीक्यूज जो है ना वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करना, एक बार ना आंसर्स तो आपको दे ही रखे हैं यहाँ पे, आप लोग खुद से ना एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। हम यहाँ पे इतना देखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सही है सबका, मैंने पर्सनली चेक कर लिया है इसको भी, ठीक है। तो आप और सबका ही सही है, फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना एक बार, और कहीं भी कोई डाउट निकले ना कि सर इसका ये ऑप्शन नहीं था दूसरा था, तो आप मुझे कल वाली क्लास में एक बार बता सकते हो, ठीक है। बाकी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ और सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, डिमांड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 15-20 मिनट डिमांड डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का आप देख ले लेते हैं एक बार।
स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और यूनिट 3 से, ठीक है, जो कि हमारा है डिमांड। सर यस सर क्या हम जो 12th क्लास में मैक्रो के चैप्टर्स थे वो नहीं पढ़ेंगे हम? हाँ, वही हमारा चल रहा है ना अभी तो, वो डिमांड भी तो उसमें वही। सर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स एंड प्राइस था शायद नाम उसका। प्राइस डिटर्मिनेशन बेटा वो बाद में आता है, पहले डिमांड पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों की स्टडी की जाएगी, और हम पता करेंगे कि हम क्या प्राइस रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। वो पता होगा ना, याद होगा अच्छा। आपको, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वही होता है प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट। यस सर। हाँ, तो वो हम करेंगे, बट वो आगे आने वाले यूनिट्स में, ठीक है। अभी हम अच्छा। डिमांड करेंगे, या डिमांड। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन सर, जो हाँ ऐसे हाँ, उसमें न्यूमेरिकल्स थे क्या ये भी आएंगे एग्जाम में? आ सकता है बेटा। इलास्टिसिटी जैसे अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे ना, तो पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं इलास्टिसिटी के क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन करना, हाँ। है ना। सीधा ओ- फॉर्मूला बेस ही होता है। तो आपको दे दिया ये प्राइस है, इतना बढ़ गया प्राइस, तो क्वांटिटी ये थी, अब इतनी हो गई। अब आप निकालो, फॉर्मूला लगाओ, और एमसीक्यूज आपको दे देंगे प्राइस इलास्टिसिटी का ऑप्शन कौन सा होगा, ये, तो आप निकालो और बताओ। ये इसलिए आएंगे, देखे हैं मैंने, होते हैं। ओके सर। ठीक है, कर लेते हैं स्टार्ट। चैप्टर 2 यूनिट 1। सर स्क्रीन ब्लर है आपकी। स्क्रीन ब्लर है? अच्छा, यस सर। एक मिनट, लगता है ज्यादा जूम हो गया। क्लियर है सर। अब क्लियर है? हाँ, ये यस एक सर। मिनट। यस सर। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये थोड़ा सा ना हाईलाइट नहीं कर रहा है इस चीज को, वेट वेट वेट, ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले डिमांड करेंगे फिर सप्लाई करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का यूनिट 1 है, मेरे ख्याल से इसमें आपके 3 यूनिट हैं, ठीक है। डिमांड का, सप्लाई का और कंज्यूमर बिहेवियर का, चैप्टर 2 में, ठीक है। तो यूनिट 1 अभी हम देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के बाद सप्लाई करेंगे, साथ साथ चलता है ना डिमांड और सप्लाई, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर उसके बाद कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, अब डिमांड सीधा स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरत है, ये सब डिमांड पे आएंगे, बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एक बार इसको नोट करेंगे, डिमांड पे तो हम बाद में आएंगे। डिमांड पे आने से पहले जो हमारा शुरुआत होगा वो हमेशा नीड्स से होता है, ठीक है। नीड्स, 4 टर्म है, नीड्स, डिजायर, वांट, फिर आता है हमारा डिमांड। इन चारों को समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे भी बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, नहीं भी पूछे तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नीड्स, नीड्स हम सबको पता है क्या होता है, इसका मतलब नीड की मतलब होता है जरूरतें, ठीक है। तो जरूरतें वो हमारी कौन सी होती है जिसके बिना हमारा लाइफ ही नहीं सरवाइव कर सकता। जरूरतें तो वही चीज हुई है ना, नीड्स इज आर बेसिक नेसेसिटीज विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ, ठीक है। क्या है कि हमारी एक बेसिक जरूरतें हैं जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता, ये आपको नीड्स बताता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिसके बिना हम लाइफ नहीं जी सकते हैं। जब हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कवर होता है जिसके बिना एक लाइफ को सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। महक, आपने अब ज्वाइन किया है, हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, कोई प्रॉब्लम?
यस, तो आई एम आस्किंग फॉर द एग्जांपल। बता सकते हो आप व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो जरूरतें हैं, नीड्स। नीड्स होता क्या है सबसे पहले तो, कि दीज आर बेसिक नेसेसिटीज required to sustain the life, required to sustain the life। कुछ एग्जांपल्स दो बेटा बेसिक के। ओके, नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी जस्ट डिमांड का ही ना। तो डिमांड में हमने 4 टर्मिनोलॉजी देखी है, नीड्स, डिजायर, वांट्स एंड डिमांड। तो डिमांड तक पहुंचने के लिए पहले स्टार्ट करेंगे नीड्स से। नीड्स क्या होती हैं? वो रिक्वायरमेंट हमारे लाइफ की जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। अब लाइफ इम्पॉसिबल हमें पता है बेसिक चीजों से होता है, अगर वो हमें ना मिले तो। यस, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर बेसिक नेसेसिटीज हैं ये। सर हाउस भी काउंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, शेल्टर वही हो गया ना, हाउस। ओके। रहने के लिए हमें जगह चाहिए, बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड शेल्टर। क्लोथिंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और सर मकान। यस, सर हम एजुकेशन भी काउंट कर सकते हैं? काउंट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। लाइफ आज की जरूरतें हैं ये, बट लेकिन बेसिक की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आप हमेशा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये काउंट करके रखा कीजिए। एक्स्ट्रा में तो हाँ, एजुकेशन एंड हेल्थ भी आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। बट नीड्स की जब बात की जाती है तो ज्यादातर ध्यान में एकदम जो आता है ना, वो आता है यही कि बिना खाने के तो कोई रह नहीं सकता। वही है, बिना क्लोथिंग, शेल्टर, यही सब, ठीक है। हाँ, मनी, मतलब मनी तो हमारा वो हो गया रिसोर्स, जिसकी हेल्प से हमें ये नीड्स प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी मेरा ये है कि आप लाइफ सरवाइव किसके बिना नहीं कर सकते हो। ओके, नीड्स बहुत बेसिक बात थी। अब डिजायर पे आते हैं। डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं, ठीक है। इच्छाएं, चीजों को समझो, डिफरेंस समझो। नीड्स क्या थी? जरूरत, ठीक है। नीड्स थी हमारी जरूरत। जरूरतों को ना टाला नहीं जा सकता, ठीक है। डिजायर क्या होती है? इच्छाएं। इच्छा जो है किसी भी चीज की, वो डिजायर है। तो इच्छा तो भाई होती रहती है बहुत सारी चीजों की, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर डिजायर पूरी ही हो जाए, ठीक है। तो डिजायर आपका है क्या बेसिकली? इट इज मेयरली अ विश। हमारी विश है ये। इट इज मेयरली अ विश टू हैव अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस। कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की इच्छा प्रकट करना कि यार काश मेरे पास ये हो, ठीक है। मेरा मन है कि मेरे को ये खरीदना है, मुझे ये चाहिए। मन में एक इच्छा जनरेट हो रही है, ठीक है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बस एक जस्ट योर डिजायर आपकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो बेटा भूख तो मिटाया जा सकता है बेसिक खाने से भी ना। अगर आप दाल, रोटी, सब्जी ये भी खाओ तो भी भूख अच्छे से मिटाया जा सकता है। बट लोग कभी कभी ना प्रेफरेंस बहुत अच्छी अच्छी दे देते हैं कि नहीं भाई, हम ये तो नहीं खाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए बर्गर, पिज्जा चाहिए हमें, ठीक है। बिना नूडल्स के हमारा पेट नहीं भरता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? या वी कैन से ड्रीम्स, राइट। डिजायरनेस ड्रीम्स में ही होती है, ठीक है। अगर सारी डिजायरनेस पूरी होने लगी तो इट्स लाइक ड्रीम्स कम्स ट्रू, ठीक है। तो ड्रीम कम्स ट्रू तो तब होगा जब आप कोशिश करोगे उसको पाने की। हर एक डिजायरनेस पूरी नहीं की जा सकती। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये जस्ट एक आपकी ना एक इच्छा है कि यार जरूरत तो किसी भी तरीके से पूरी की जा सकती है, किसी और रिसोर्सेज के थ्रू भी, ठीक है। बट जब आप पर्टिकुलरली बोलते हो कि मुझे यही चीज चाहिए और इसी तरीके से अपने नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने हैं, तो फिर आप नीड नहीं बता रहे हो, आप अपनी डिजायरनेस बता रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। कपड़े पहन के भी लाइफ सरवाइव किया जा सकता है, नॉर्मल कपड़े पहन के भी। बट पर्टिकुलर ब्रांड का पहनना इज अवर डिजायर, कि नहीं भाई, हमें तो हाई ब्रांड का ही पहनना है, ठीक है। तो दिस इज अवर मैं तो ये डिजायर। खा लेना। यस, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था मतलब जैसे कि
कोई ऊंची ब्रांड का, जैसे कि कार खरीदना वगैरह भी तो यही हो गया। कार खरीदना इज ऑन नीड में तो एक तो ये आता नहीं है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपका डिजायर ही हो गया, और इज वांट हो गया बेसिकली कार खरीदना, ठीक है। उस पर भी आएंगे हम, बिकॉज कार खरीदना यार इज लाइक जरूरत तो तब होगी जब एकदम से आपको ऐसा है कि हाँ अब मेरे पास होनी चाहिए। बट बहुत सारी चीजें ये डिजायरनेस और वांट में भी काउंट हो जाती है। अब एकदम से ऐसे लोग डिजायर करते हैं कि मुझे कार चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर भैया ये तुम्हारी नीड तो नहीं हो सकती, इच्छाएं ही है, ठीक है। और वांट ये कब बनेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिजायरनेस बस इतनी समझो कि पर्टिकुलर यही चीज चाहिए, जबकि मिल तो बहुत कुछ सकता है, सेटिस्फैक्शन और भी चीजों से मिल सकती है, पर तुम्हें यही चाहिए, ठीक है। वांट्स पे आते हैं। वांट्स होता है बेटे, डिजायरनेस और नीड्स को काउंट करता है वांट्स, पर इसमें और एक्स्ट्रा चीजें वो है बेसिकली कि एक डिजायर जो है वो वांट में कब कन्वर्ट होता है। अ डिजायर कैन बी वांट if it is backed by if it is backed by ability and willingness to pay। आपकी डिजायरनेस, आपकी इच्छाएं, आपकी चाह में कब बदल जाती है। वांट मतलब चाह रखना किसी चीज। if it is backed by ability and willingness to pay, तो जब तक आप सक्षम नहीं हो या जब तक आप मन से ही नहीं चाह रहे, आपकी विलिंगनेस ही नहीं है इस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की। एक होता है कि इच्छाएं तो हमने देख ली कि ठीक है भाई ये कार खरीदेंगे, ठीक है, ये मेरा मन है, डिजायर मेरी इसी चीज की है। बट ये वांट में तब कन्वर्ट होगी जब आप ये भी फैसला कर लो कि हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इसको खरीदने के लिए, और मैं सक्षम भी हूँ कि मैं इसको खरीद सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम एबल टू पे। मेरे पास इतने पैसे हैं कि हाँ मैं अपनी मन मर्जी की गाड़ी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो आपका डिजायरनेस जो है वो वांट में तब कन्वर्ट होगा जब आपके पास एबिलिटी हो और आप दिल से भी चाहते हैं, विलिंगनेस है आपकी पे करने की, ठीक है। सिर्फ चाह रखना और उसको खरीदने की कोशिश ना करना या खरीदने का मन नहीं होना इज नॉट वांट, ठीक है। अब ये वांट जो है ना वो डिमांड में बदलेगी। डिमांड को हम मांग बोलते हैं, ठीक है। मांग डिमांड जो है वो वांट कब, अब ये जो ऊपर की तीन चीजें हैं डिमांड में, दैट इज डिजायरनेस, नीड्स एंड वांट्स, तीनों आ जाएगी, पर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी, ठीक है। तो वो चार चीजें जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास होना चाहिए, या फिर वो इस पर्सपेक्टिव से सोचे तब वो डिमांड कहलाएगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रेजेंस होना जरूरी है, उन उन चीजों को नोट करो एक बार आप, ठीक है। तो पहला तो यही होना जरूरी है, नीड, डिजायर या वांट। इन तीनों में से कुछ एक तो दिखाओ पहले कि तुम्हें जरूरत है, या चलो इच्छा ही है तुम्हारी, या ये तुम्हारी चाह है कि तुम इसको लेना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या थी वो हमने वांट्स में देख ली थी कि चलो इस चीज की जरूरत है, डिजायरनेस है या वांट है, तो ठीक है हम इसको खरीदेंगे। दूसरी बात क्या थी कि हम एबल हैं, एबिलिटी टू पे, मतलब एबिलिटी एंड विलिंगनेस में मैं एक ही में ले रहा हूँ। हम सक्षम भी हैं और हम चाहते भी हैं कि हम इसके लिए पे करें, जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग है आपका जो डिमांड को कंप्लीट करता है, वो आता है आपका प्राइस। बेटा बिना प्राइस के ना डिमांड पूरा नहीं होता। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तुम खुद तो तैयार हो पे करने के लिए, बट तुम्हें पता भी तो होना चाहिए प्राइस क्या है उस कमोडिटी की, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हमें लगा पहले तो हम प्राइस को ही एनालाइज करेंगे तभी हम अपनी एबिलिटी एंड विलिंगनेस दिखा पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो पहले प्राइस देखेंगे फिर एबिलिटी और विलिंगनेस दिखाएंगे, ठीक है। तो एक इच्छा जनरेट हुई, इच्छा जनरेट करने के लिए हमने रिसर्च किया, ठीक है। मार्केटिंग में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। पहले नीड अराइज होता है, फिर हम लोग सर्च करते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, और उस ऑल्टरनेटिव को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाता है हम पे कर सकते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को देखते हैं कि हम लोग एबल हैं या नहीं है, विलिंगनेस है कि नहीं है, ठीक है। और चौथी जो चीज है वो है आपकी
गिवन टाइम पीरियड। डिमांड को स्टडी करने के लिए ना एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड ना टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो जब तक आप अपना टाइम पीरियड फिक्स्ड ना करो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की डिमांड को स्टडी करने के लिए, तब तक हम डिमांड को कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके, दिस इज द थिंग। जैसे अभी क्या है, रेनी सीजन, ठीक है, तो रेनी सीजन में हमारा जो रेनी कोट्स हैं उनकी डिमांड हाई पे होती है। तो हम पर्टिकुलरली अगर रेनी कोट्स के जो हैं डिमांड पढ़ना चाहें कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त कैसा रहता है इसका डिमांड, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई पीक पे रहता है। पर यही चीज अगर हम विंटर सीजन में जाके देखें रेनी कोट्स के डिमांड इन दी मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर या जनवरी, तो हम सबको पता चल जाएगी उस टाइम में तो रेनी कोट्स की जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पे तो रेनी कोट्स के सेल ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही बात है कि आपको टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि जो आप कमोडिटी चाहते हो वो आप किस टाइम पीरियड में खरीदना चाहते हो, क्योंकि अदर फैक्टर्स इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ना डिमांड को कि डिमांड बदलती रहती है, टाइम टू टाइम बेसिस पे बदलती रहती है, डे टू डे बेसिस पे बदलती रहती है, यू नो ईयर टू ईयर बेसिस पे बदलते रहते हैं। मार्केट इतना ज्यादा फैल चुका है ना आज के टाइम पे, कंज्यूमर्स के पास इतने ऑप्शंस हैं कि डिमांड को तो टाइम ही नहीं लगता पुराना होने, कि मान लो आज किसी चीज का ट्रेंड चल रहा है 2 से 3 महीने बाद उसका ट्रेंड नहीं रह जाएगा। स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक मोबाइल आया, अब उसका जो नया वर्जन है वो लोग नॉर्मली 6-7 महीने पे लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो पुराना मॉडल था वो लोग क्यों खरीदेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि हम नया वर्जन खरीदें। ठीक है, अगर इस कंपनी ने रिलीज किया है तो स्मार्टफोन जिस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं मार्केट में, तो देख लो आप ट्रेंड कैसे बदल रहा है। ठीक है, एक बार को हम बेसिक एक्सेसरीज में आ जाए तो उसका ट्रेंड तो फिर भी चल लेता है कुछ टाइम पीरियड, बट इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपका डायनामिक है। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड, कि आपकी नीड्स होनी चाहिए, आपके पास प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, आप एबल होने चाहिए एंड विलिंगनेस होने चाहिए पे करने के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पे मुझे ये चीज खरीदनी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड। अब हम इसको एक बार क्लब कर लेते हैं, डिमांड की डेफिनेशन के साथ यहाँ पे खत्म करेंगे, और कल वाली क्लास में हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से। एक बार आप डिमांड की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, इन्हीं को क्लब कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। डिमांड is a quantity of a commodity demand is a quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase at a particular price at a particular price during a given time period, during the given time period। एक पर्टिकुलर टाइम में हमें एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है एक कंज्यूमर के द्वारा, और क्या वो इस चीज के लिए विलिंग और एबल भी है प्राइस को पे करने के लिए, दिस इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, तो प्राइसेस को देखते हुए और टाइम पीरियड को देखते हुए, अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस को देखते हुए, जब एक कंज्यूमर ये डिटरमाइन करता है कि वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड। इन सिंपल टर्म्स इसी को हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवर करते हैं डिमांड के इंट्रोडक्शन के साथ, और हम कल वाली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, अपना फर्दर एक्सप्लेनेशन, जो कि होगा हमारा डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपने पढ़ा होगा क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, प्राइस होता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स होते हैं, और भी इनकम होती है, एवरीथिंग, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने, एक बार आप पढ़ना,
पुराना रिवीजन करना, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स आप लोग एक बार अपना बैकअप देख लेना, ठीक है। लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बाकी बेटा कल मिलते हैं अपने फर्दर टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, कल मिलते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके।